अगर आप शुगर की बीमारी से परेशान हैं और लंबे समय से दवा ले लेकर थक चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए है। थोड़ा सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और अपने उन तमाम लोगों तक ये खबर जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब एम्स के डॉक्टर ने इसका तोड़ निकाल लिया है और तोड़ भी ऐसा निकाला है कि वो पूरी तरीके से रामबाण का कहीं ना कहीं काम करेगा। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एम्स के सीनियर सर्जन डॉक्टर मंजुनाथ मारुति पॉल। इनसे बात करेंगे और ये समझेंगे कि शुगर किस तरीके से खत्म होगा, किस तरीके से इसका उपचार होगा, कौन-कौन लोग इसका उपचार करा सकते हैं और क्या कुछ तमाम तरीके की बातें हैं, डॉक्टर साहब से खुद ही जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने जिस तरीके से ये जो शोध किया है उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये एक चर्चा का भी विषय भी है और लोगों के लिए कहीं ना कहीं शुगर के जो पेशेंट है उनके लिए रामबाण का काम भी कर रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या है, किस तरीके से है, कैसे काम करेगा? एक मोटा-मोटी समझाइए, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ये सर्जरी मेटाबॉलिक सर्जरी बताते हैं। ये हम पिछले डेढ़ साल में करीबन 30-35 पेशेंट्स को किया है। ये जो पेशेंट्स है देखिए 120 पेशेंट जो हमने सर्जरी किया है वो मोटापा के लिए सर्जरी किया है। लेकिन उसमें से 30-35 जो पेशेंट्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के लिए आए थे और उनकी सर्जरी किया है। और इनमें से वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ दवाई लेते थे, जो उनका जो एवरेज शुगर लेवल 3-3 4-4 महीने में जो चेक करते हैं, HbA1c करके बताते हैं, वो परसिस्टेंटली हाई रहा था, मोर देन 7.5 और 4 3 से 4 दवाई वो लेते थे, उसके बावजूद भी ये रहता था। और ये सब तो तब शुरू हुआ था जब उनकी डाइट, एक्सरसाइज़, लाइफ़स्टाइल मेजर्स जो कुछ थे, वो सब फ़ेल हो चुके थे, तभी वो दवाई पे लिए रहे थे और दवाई भी कुछ टाइम के बाद असर नहीं कर पा रहा था और वो पेशेंट्स थे जिन्होंने हमारे पास आए थे। और सर्जरी के हम उसी दिन हमने ये सिर्फ़ वो दवाई लेने वाले जो पेशेंट थे उनमें देखा है कि उसी दिन से उनकी शुगर नॉर्मल हो चुकी थी। तो उसके अगले दिन से उसी दिन से और उसके अगले दिन से वो अभी तक कोई शुगर की दवाई नहीं ले रहे। मतलब डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो शुगर के पेशेंट हैं, अगर ये सर्जरी उनकी होती है, तो क्या इंस्टेंटली भी वो दवा जो शुगर की लगातार लंबे समय से खा भी रहे थे, क्या ऐसे भी केसेस हैं या इसमें जो आपने कहा 30 से 35 लोगों का आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं, क्या क्या रेशियो रहा? क्या इंस्टेंटली दवा छोड़नी पड़ जाएगी लोगों को? क्या तुरंत राहत मिल जाएगा? हाँ, ये देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेटाबॉलिक सर्जरी जो हम बता रहे हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है। तो मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि उनके अंदर जो इंसुलिन बोलते हैं जिससे जो शुगर कम हो करता है जो इंसुलिन अपने बॉडी में खून में, तो ये बताना चाहता हूँ उनके अंदर इंसुलिन कम नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। देखो अगर एक रूम को आप सेल समझते हैं और सेल के अंदर आने के लिए वो दरवाज़ा समझते हैं जहाँ इंसुलिन और शुगर दोनों भी एंट्री लेते हैं, वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों में इंसुलिन की कमी नहीं है, उनके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इस सर्जरी के बाद वो दरवाज़ा खुल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस एक ही बार गिर रहा है और दरवाज़ा खुल रहा है, दोनों इंसुलिन एंड ग्लूकोज़ अंदर जा रहे हैं, तो इसीलिए उनके ब्लड में तो ग्लूकोज़ डिटेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो सेल के अंदर गया और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा था तो ये नहीं हो रहा था। अभी वो रेजिस्टेंस फॉल हो गया, दोनों इंसुलिन एंड ग्लूकोज़ सेल के अंदर गए, तो ब्लड वेसल्स में तो शुगर डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा या जो जो नॉर्मल रेंज में डिटेक्ट होता है, वो होने लगा। तो सारे जो पेशेंट सिर्फ़ दवाई पे आते थे, हाई दवाई डोज़ेस ले भी रहे थे वो, उनके अंदर की बात कर रहा हूँ, उसी दिन से और उसके अगले दिन से भी अभी तक सारे उनके दवाई बंद है और उनकी शुगर की इलाज हो चुकी है। अगर वो वापस आएगा, अगेन वही कारण है कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस हो गए या इंटेस्टाइन की अडॉप्टेबिलिटी होगी, आंतों की अडॉप्टेबिलिटी होगी, वो बात अलग है। लेकिन अभी तक तो वो सारे मेडिसिन फ्री है, दे आर ऑल कॉम्प्लिकेशन फ्री है। तो ये बताना चाहते हैं कि ये उनके लिए एक गिफ्ट बन चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि केवल जो टाइप 2 के पेशेंट हैं उन्हीं के लिए केवल ये सर्जरी एक विकल्प के तौर पर है जो कहीं न कहीं उनके सर्वाइवल के लिए कुछ साल और बढ़ा सकती है या तमाम तरीके की जो राहत है वो उनको प्रोवाइड हो सकती है।
क्या ये माना जाए कि टाइप 1 इसलिए लोगों के लिए ये सर्जरी अभी उपलब्ध नहीं है कि वो इंसुलिन बचपन से ही लोगों को नहीं मिल पाता, और टाइप 2 में इंसुलिन जनरेट तो होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से एक तरीके से पानी का बन जाता है, और 1 में लोग बाहर से इंजेक्ट करा के इंसुलिन लेते हैं। तो क्या यही एक कारण है कि टाइप 1 वाले लोगों को इस तरीके की सर्जरी का लाभ नहीं मिल पाएगा? हाँ, ये सही है। देखिए, डायबिटीज 2 तरीके के हैं, टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 1 का मतलब है कि उनके अंदर सेल्स ही नहीं है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। जो हम बीटा आइलेट सेल्स बोलते हैं, जो पैनक्रियाज के अंदर है, वो सेल्स ही नहीं है, वो बचे ही नहीं है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं है उनके पास। ये हम सी पेप्टाइड लेवल एक टेस्ट होता है, उससे डिटेक्ट करते हैं। अगर उनका सी पेप्टाइड लेस देन 1 या लेस देन 0.9 नैनोग्राम है, तो वो समझ लीजिए पर डेसीलीटर है, तो वो समझ लीजिए कि उनके पास तो सेल्स ही नहीं है। और जहाँ तक टाइप 2 की बात है, उनके अंदर सेल्स है, उनके अंदर इंसुलिन भी है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। और ये मेटाबॉलिक सर्जरी है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है। और ये जो सर्जरी इंटेस्टाइन पे हो रहा है, ये पैनक्रियाज पे नहीं हो रहा है। तो इससे रेजिस्टेंस कम हो रहा है और जो एग्जिस्टिंग इंसुलिन ही काफ़ी है जो इस्तेमाल होगा। So it is investing on the existing beta islet cells. जिस तरीके से टाइप 2 के पेशेंट की जब से ये सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद क्या पेशेंट को कुछ अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्या परहेज़ करने की ज़रूरत है? या बिल्कुल माइंड फ्री होकर अब जैसे पहले की लाइफ़स्टाइल थी ठीक उसी ढर्रे पर चलना है? क्या कुछ करना है? क्या परहेज़ की ज़रूरत है? देखिए, इस मॉडर्न एज में, मॉडर्न एरा में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अगर वही चीज़ हम रिपीट करेंगे कि वही हाई कैलोरी डाइट, जो आप कहीं भी बाहर जाइए, मीठा, हाई सॉल्ट, हाई कोलेस्ट्रॉल, यही तो फूड बहुत अच्छा लगता है और वही हम खाते रहेंगे, ये डिसीज़ जो डायबिटीज़ है वापस आ सकता है। तो सर्जरी के बाद तो ये सर्जरी ऐसे एडजस्टेड है कि कुछ साल तक तो आप वो लाइफ़स्टाइल को जा ही नहीं सकते हो। लेकिन देखो, इंटेस्टाइन अपनी एबिलिटी रखता है अडॉप्ट करने के लिए। तो हो सकता है अडॉप्टेशन के बाद आप वो फिर से लाइफ़स्टाइल जाने की कोशिश करें या आप उसी में घुस जाए, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वापस डायबिटीज़ आ सकता है। तो ये बता रहे हैं कि हम लोग कि सर्जरी के पहले भी, सर्जरी के बाद भी लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट डिसिप्लिन ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज एंड स्लीप, ये बहुत एसेंशियल है। अगर हम ये क्रॉस करके फिर से वो उधर जाना चाहते हैं, जनरली देखो ये कैच है इसमें, ये सवाल में आप जो पूछ रहे हैं इसमें भी अपने आप में कैच है। जैसे मैंने बताया, सर्जरी के बाद अगर समझिए कि तुरंत सर्जरी के बाद क्या मैं शुगर केन जूस ले सकता हूँ? क्या मैं फ्रूट जूसेस ले सकता हूँ? जो जो दिवाली है, दशहरा है, हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है, ये सारे फेस्टिवल्स में क्या मैं मीठा-मीठा लड्डू खा सकता हूँ, सारे स्वीट्स खा सकता हूँ क्या? जनरली नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे वो खाएँगे उनको हल्का-सा पेट में दर्द जैसा हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लूज़ मोशन की तरह हो सकता है, झंझनाहट या स्वेटिंग हो सकता है। इसको हम बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। तो जनरली देखो, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस आ रहा है, दूसरी पॉइंट है ये, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस आ रहा है, आप ये चीज़ बताइए कि क्यों वो वापस वही वर्स्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ में जाना चाहता है ना? तो देखो, एक तो वो जा नहीं सकता इमीडिएटली क्योंकि सर्जरी ऐसे एडजस्टेड है। दूसरी बात है, जो इतना अपनी लाइफ हेल्थ इतना प्रॉब्लम में गए थे वो, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो गया था। उनको देखिए कि आप समझ सकते हो 10-50% उनका जो लाइफ में जो टाइम है, वो अस्पताल में बिता रहे थे, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक नहीं जा रहे, टूर नहीं जा रहे, एन्जॉय नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ देखो, एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है ये, कंप्लीट फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है ट्रीटमेंट में। देखो, जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं अकेले थोड़ी ना अस्पताल आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ आ रही है, मेरे बेटे आ रहे हैं, तो कंप्लीट फैमिली अफेक्टेड है। तो अब इमेजिन करिए कि जिनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस आई है, एक रीबर्थ वापस आया है, क्या वो वापस जाना चाहेगा? तो इसमें ये कैच है आपके क्वेश्चन में कि क्या वापस लाइफस्टाइल या ये वापस जाएँगे तो वापस आएगा? यस, वो वापस आएगा, लेकिन आप ये भी सोचिए ना, क्यों वो वापस जाना चाहेगा? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमें देखना है।
सर एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से अब लोग ये भी जानने के इच्छुक हैं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि मतलब लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं। लोग ये भी जानने के इच्छुक हैं कि कई लोगों की जो डायबिटीज़ की शिकायत है वो बहुत हाई है, लेकिन अभी बॉडी का पार्ट्स फेलियर एक भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या उन लोगों के लिए भी मतलब क्या कहना चाहते हैं? क्या उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहने वाला है? क्या कुछ है? क्या वो लोग भी बहुत सरल तरीके से इस तरीके की सर्जरी को बहुत करवा सकते हैं कैसे? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है और जिनका जिसका मैंने क्राइटेरिया आपको बताया 7.5 के ऊपर HbA1c मोर देन 2 years मिनिमम एंड एटलीस्ट टेकिंग मोर देन और इक्वल टू 3 मेडिसिन जो एंटी डायबिटीज मेडिसिन विद एंड विदाउट इंसुलिन। ये लोग है जो अनकंट्रोल्ड है करके मालूम हो, लेकिन ऑर्गन फेल्यूर नहीं है। क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं, ये तो बहुत लोगों के दिमाग में सवाल है। यस, ये इन्हीं के लिए तो बेनिफिट देना है। अगर समझिए कि जो ऑर्गन डैमेज के बाद वो आ रहे हैं और उनको ये बेनिफिट दे रहा है, तो ऑब्वियसली उनको भी बेनिफिट देगा जिनका ऑर्गन डैमेज नहीं है। इनफैक्ट उनके तो अंदर हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ तो वापस मिलेगी। हाँ, जिनको लेकिन एक चीज है, मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऑर्गन डैमेज का मतलब है कुछ परसेंटेज इरिवर्सिबल इंजरी या डैमेज तो हो गई है, वो वापस नहीं आएगी। जो इरिवर्सिबल डैमेज ऑलरेडी हो चुका था वो हो गया, वो वापस नहीं आना है। ओके, तो उसके पहले ही आप कर लीजिए ताकि डैमेज ना हो जाए। और जिनकी 10 20 30% डैमेज हो चुकी है वो भी करवा सकते हैं। एटलीस्ट उनका 70 80% या 50% जो कुछ ऑर्गन बचा है वो भी अपने आप में कैपेबिलिटी रखता है अच्छी तरह काम करके अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए। सो दिस सर्जरी इज गोइंग टू ऐड लाइफ टू ईयर्स एंड ईयर्स टू लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सर, जिन लोगों का ऑर्गन कुछ मान लीजिए कुछ फेलियर है, क्या इस ऑपरेशन के बाद वो कुछ मोटा-मोटी अगर बात की जाए, क्या वो प्लेटफ़ॉर्म पर आ सकता है? क्या वो थोड़ा-सा रिकवर होने के उसके भी चांसेज़ हैं? या जो जितना गया उतना गया और जो अभी बचा हुआ है वो सेफ ज़ोन में रहेगा? ये थोड़ा-सा समझाइए यस, ना। यस, मैं यही बताना चाहता हूँ, जो इरिवर्सिबल डैमेज हो गया, हो गया। हाँ। लेकिन जो नहीं हुआ, वो स्टेबल स्टेज में रहेगा। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेशेंट्स मैं इसी 30-35 पेशेंट्स की बात कर सकता हूँ क्योंकि उसी में ऑब्ज़र्व किया है। कुछ है 80% लोगों में उनका जो हाइपरटेंशन था वो ठीक हो गया। अब सवाल ये आएगा डॉक्टर साहब क्या 20% में ऐसा क्या हुआ और हम क्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हमारी कंप्लीट टीम मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अपने आप में भी एक है टीम। तो सारे लोग बैठ के एक बार मीटिंग किए और हमने वो सारे लोगों में 30-35 लोगों में एक डेमोग्राफी बोलते हैं कि इनकी सारी पैरामीटर्स निकाल के देख रहे थे कि उसे ऐसे क्या हो गया कि 80% लोग तो ठीक है, 20% में वो बीपी क्यों वापस आया? ऐसा क्या हुआ था? तो हमने जब ये देखा, तो हमने ये देखा कि उन लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाई बहुत ज़्यादा चल रही थी और जो आई थिंक 5 से 7 साल से ऊपर थे वो सारे जो बीपी की दवाई ले रहे थे। मैं शुगर की बात नहीं कर रहा, शुगर तो सारे लोगों का अभी तक तो नॉर्मल है। लेकिन जो बीपी की दवाई जो 20% लोग जिनमें ये वापस बीपी क्यों आया ये शोध रहे थे। तो ये क्यों हुआ? अल्टीमेटली ये बताना चाहता हूँ जो लंबे समय तक दवाई ले रहे बीपी की 5-7 साल ऊपर और बहुत सारे दवाई ले रहे उनमें खून के नस में ऑलरेडी प्लाक बैठ गया है। ओके, तो वो प्रॉब्लम है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है ना खून के नस का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो गया। और दूसरी चीज ये भी है जो बीपी का मेंटेन करने वाला जो फंक्शन है ना वो किडनी के पास भी एक होता है, एंजियो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम करके एक होता है। तो वो भी एक इन्वॉल्व। तो मैं मोटा मोटा से ये बताना चाहता हूँ जो बीपी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एरियाज वर्क कर रहे हैं। तो उसी लिए और सिर्फ गट हार्मोन, गट मतलब इंटेस्टाइन के हार्मोन ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है जैसे डायबिटीज के लिए। तो उस कारण से वो बीपी वापस आ रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनमें अगर कुछ इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है वो इरिवर्सिबल डैमेज है तो वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जो ऑलरेडी ठीक है वो स्टेबल में रहेगा और ये आपकी लाइफ अच्छी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐड करेगा। सर, जिस तरीके से आपने इस शोध को अंजाम दिया, जिस तरीके से एम्स के डॉक्टर मंजुनाथ मारुति पॉल ने इसको अंजाम दिया, उसके बाद काफ़ी सराहना हो रही है, काफ़ी चर्चा का विषय है। लेकिन लोग ये जानने के इच्छुक हैं कि जिस तरीके से क्या इसका कोई ऐज ग्रुप का क्राइटेरिया है? क्या इसका कोई पैमाना पैमाइश तय किया गया है कि इतने से इतने लोग मिनिमम मैक्सिमम ऐज के लोग इसको सर्जरी करवा सकते हैं? क्या कुछ कोई क्राइटेरिया भी तय किया गया है?
देखो, जहाँ तक डायबिटीज़ की सवाल है, मैं 1 मिनट के बाद बताऊँगा। लेकिन उसके पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम सर्जरी कर रहे हैं, जो हुँ, मोटापा के सर्जरी हम करते ही आ रहे हैं, इतने सालों से कर रही है, कौन-सी नई चीज़ नहीं है, क्योंकि मोटापा तो अपने आप में एक सर्जिकल डिसीज़ है। तो वो सर्जरी तो करते आ रहे हैं। तो उसमें ये लिखा भी है कि 18 टू 65 इयर्स ऑफ एज एंड मोर देन 27.5 बीएमआई के जो लोग हैं, उनको डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, मोटापा है, जो है, उनके लिए तो करना ही है। तो उसी क्राइटेरिया में हम ये करके दिखा रहे थे। अब जो आएगा सवाल, आ रहा है सवाल कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, तो हम उन्हीं के क्राइटेरिया को बता रहे हैं, अभी 18 टू 65 इयर्स ऑफ एज में कर रहे हैं और 27.5 के ऊपर जो बीएमआई है उनको कर रहे हैं। और जहां तक अब देखो, बहुत सारे ईमेल्स आ चुके हैं, जो कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट आ चुके हैं, सांसद जी का चिट्ठियाँ आ चुके हैं, रिक्वेस्ट आ चुके हैं, एमएलए है जो वाराणसी से, उनके आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे चिट्ठी आ चुके हैं, रिक्वेस्ट आ चुके हैं। जहाँ तक मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ, हमारे हॉस्पिटल में जैसे 5 लोग हैं जो मेरा हर बार मुझे पूछते रहते हैं हमारी कब? अब ये क्यों ऐसा पूछ रहे हैं और क्यों मैं उनका अभी तक नहीं किया? क्योंकि उनकी जो बीएमआई क्राइटेरिया है 21 से 27.5 में आ रहा है। और कुछ लोग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, 65 एंड 70 या 80 के बीच में है, वो भी करवाना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए अगर हमें करना है, तो हमें इंस्टीट्यूट एथिक्स कमिटी की परमिशन लेना है। उसके बाद मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एक फ्रेश ऑफ लेवल इंडिकेशन करके रख के उन सबको फिर से मीटिंग में, सारे पेशेंट को तो अभी भी ले रहे हैं, तो उस टाइम पे एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल के भी लेना होता है, वो सब लेके हम करना चाहते हैं। तो उस सारे चीजों के पहले हम इंस्टीट्यूट एथिक्स कमिटी का परमिशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी चिट्ठी डाला है। देखिए, मैं कह रहा था ना कि जिस तरीके से कि आपने जो इस सर्जरी को शोध किया है और काफ़ी सराहना हो रही है और आप खुद बता रहे हैं कि मेल्स पर, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पर आपको लोग टच कर रहे हैं। लेकिन सर, अब लोगों के मन में ये सवाल है कि देखिए, देश के तमाम अलग-अलग कोने से लोग आपको टच कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस सर्जरी को किस तरीके से आवेदन किया जाएगा? क्या आवेदन करने की कोई समय सीमा है या कितने जब आवेदन होगा, कितने ड्यूरेशन में इसको प्रोसीड कर लिया जाएगा? क्या कोई एक समय सीमा है या जैसे क्या समझाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? जो लोग अभी इस टाइम लो आपको टच कर रहे हैं। अ, देखिए, एक तो पेशेंट हमें अभी फ़ोन किया, अभी हॉस्पिटल आके ओपीडी कंसल्टेशन किया तो तुरंत सर्जरी होगा ऐसा नहीं है। ओके, हम ये बताना चाहते हैं कि हम तो पहले इवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है, तो सारे पेशेंट्स को होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इनको होगा। तो वो भी सारे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम असेसमेंट, क्लीयरेंसेस, जो उनको भी गो थ्रू होना ही है। इट इज़ इनेविटेबल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इसी पेशेंट में होगा या कोई दूसरे पेशेंट में ही होगा, ऐसा नहीं है। ये तो देखो, अगर कोई कैंसर की बीमारी है, वो तो सारे लोग बैठते हैं, कैंसर के सर्जन बैठते हैं, रेडियोथेरेपी के डॉक्टर्स बैठते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी बैठते हैं, पैथोलॉजिस्ट बैठते हैं। सारे लोग बैठ के मीटिंग करके एक नोटिंग गिरती है और उसके सब्सिक्वेंटली ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो इनका भी ऐसे ही है कि वो आएँगे तो मल्टीडिसिप्लिन टीम होता है, जैसे एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, डायटीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, और हमारे इस अस्पताल में फिजिशियंस है जो स्पेसिफिकली वो देखते हैं एरिया ओबेसिटी के लिए या नॉन ओबेसिटी के लिए देखते हैं वो लोग। स्लीप स्टडी भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे असेसमेंट होता है और उसके बाद सर्जरी होता है। तो करीबन समझिए कि ये सब 3-4 दिन की प्रोसेस होती है एम्स में, और 3-4 दिन की प्रोसेस तो बहुत बड़ी मैं नहीं समझता हूँ। और जैसे वो होता है और रेडी होता है, तो हम उनको सर्जरी के लिए बता देते हैं। मैं मानता हूँ कि एम्स में एक बहुत लंबी वेटिंग चल रही है, और लेकिन ये मत समझिए कि ऐसी ही वेटिंग रहेगी। इंस्टीट्यूट में एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन बहुत एक्टिव है। वो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकाल के वो एंश्योर करते हैं कि चीज़ें सही समय पे, सही टाइम पे हो जाए। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। लेकिन एक सरल शब्दों में एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि रामबाण उपाय है। क्या जड़ से ज़्यादातर मरीजों को दवा छोड़नी पड़ जाएगी? क्या इस ऑपरेशन इतने कारगर सफल साबित हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक मैं ये बताना चाहता हूँ, रामबाण है, ये है, वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। सेफ्टी ऑफ द पेशेंट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ओके? आप ये मत बताइए, और बहुत सारे मैंने भी, बहुत लोग भी मुझे फ़ोन करके भी पूछे, "क्या सर, ये 2 घंटे की सर्जरी है और सब 2 घंटे पे मत जाइए।" सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक ही पेशेंट में आप 3-4 घंटे लगा के सर्जरी करो, 1 दिन लगा के करो, लेकिन ठीक तरह करो, पेशेंट ठीक रहना है। और पेशेंट जब चलते आता है, चलते जाना है, खुश रहना है, हैप्पी, हेल्दी,
ही हैज टू गो बैक टू हिज रूटीन एक्टिविटी नॉर्मली। बस उसके पहले, सर्जरी के पहले वो दवाई लेके परेशान होता था, और इस सर्जरी के बाद वो खुश रह के बिना दवाई अपनी जिंदगी जीना है। और विटामिन सप्लीमेंटेशन तो लेना ही है, प्रोटीन डाइट भी लेना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक 30-35 पेशेंट्स में हमने सर्जरी किया है, वो सारे लोग डायबिटीज की दवाई नहीं ले रहे और उनका डायबिटीज ठीक हो गया। बस इतना बता सकते हैं हम लोग। ठीक है सर, धन्यवाद आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके की शोध और करें और सफलतापूर्वक उपलब्धियां हासिल करते रहें। नमन सत्य न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार जी, थैंक यू। तो ये हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली एम्स के सीनियर सर्जन डॉक्टर मंजुनाथ मारुति पॉल। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये जो सर्जरी का शोध हुआ है, ऐसे में सर्जरी तो हो जाएगी, लेकिन पेशेंट को अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि जिस ढर्रे पर, जिस रास्ते पर आप चल रहे थे, शायद यही एक कारण रहा था कि आपको इस सर्जरी तक की नौबत आई थी। लिहाजा अगर आप अब नहीं सुधरेंगे ना, तो आने वाले दिनों में आपका ये वर्तमान में भले ही ठीक रहे, लेकिन दोबारा शुगर की शिकायत आ सकती है। इस लिहाज से आपको खुद अपने आप की लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना होगा, और इसके साथ ही साथ आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना होगा, ताकि ये जो आपका ऑपरेशन हुआ था मेटाबॉलिक सर्जरी वाला, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ है, ये काम करता हुआ नजर आएगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।